पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल के पहले परीक्षण का मुद्दा है बांग्लादेश की नोबेल सरकार, और वो है कितनी दमदार। भारत के बॉर्डर पर सहारे का क्यों है इंतजार, बांग्लादेश का कितना बड़ा शरणार्थी संकट भारत के दरवाजे पर खड़ा है, बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, आज सीमा पर कहां बांग्लादेशी घुसपैठ की कोशिश हुई, सब बताऊंगा आपको। पहले पड़ोस में बनी नोबेल सरकार का लेटेस्ट अपडेट आपसे साझा करता हूं। ढाका में अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के चीफ बन गए हैं। अगले 3 साल के लिए बांग्लादेश की कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी। अंतरिम सरकार की एडवाइजरी कमेटी में 17 सदस्य होंगे। उनमें जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग शिविर के 2 छात्र नेताओं को भी जगह मिली है। ये कौन कौन है आगे आपको बताऊंगा। पहले एक और बड़ा अपडेट ढाका से आ रहा है। ओथ सेरेमनी में 400 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए हैं। कौन कौन शामिल है? जापान, ब्रिटेन, चीन, फिलीपींस, ईरान, कतर, नीदरलैंड, यूएई और अर्जेंटीना के डिप्लोमेट्स इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कौन कौन सा चेहरा शामिल किया गया है जो वाकई बांग्लादेश में बड़ा है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर डॉक्टर सलाउद्दीन अहमद, ढाका यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आसिफ नजरूल, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अदलुर रहमान खान, पूर्व अटॉर्नी जनरल अंतरिम सरकार के सलाहकार अफ हारून आरिफ, पूर्व विदेश सचिव तौहीद हुसैन, बांग्लादेश पर्यावरण वकील एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद रिजवान हसन, छात्र आंदोलन के 2 नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ एम रहमान को भी सरकार में जगह मिली है। अंतरिम सरकार में बड़े चेहरों के अलावा और कौन कौन शामिल होगा, अब वो भी आपको बता देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के नेता और रंगमती डिस्ट्रिक्ट के पूर्व चेयरमैन गौतम दिमान, जानी मानी वकील और एक्टिविस्ट सारा हुसैन, पूर्व अधिकारी धीरज मलाकर और देवबंदी इस्लामिक स्कॉलर SFM खालिद हुसैन, इन सबको भी अंतरिम सरकार में शामिल किया जा रहा है। यूनुस की अंतरिम सरकार का काम क्या होगा? अब पटियाल आपको यूनुस सरकार के अगले 5 दिनों के रोड मैप के बारे में जानकारी देगा। पहला काम यह है कि देश के माहौल को शांत करना है। दूसरा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी। शेख हसीना के समर्थकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी पहले कामों के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की प्राथमिकता जिन कामों पर रहेगी उसके बारे में क्या बताया गया है? बांग्लादेश की सुस्त पड़ी इकोनॉमी को रफ्तार देना, क्योंकि खुद अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार ले चुके हैं, तो ये एक सबसे अहम काम होगा। बढ़ती महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे कसना है और आर्थिक समानता लाना, युवाओं को रोजगार के मौके देना, उसके लिए नीति बनाना और बढ़ते पलायन को रोकना, ये बड़े चैलेंज के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। मोहम्मद यूनुस और आर्मी चीफ वकार उस जमान ने अगले 3 से 4 दिनों में हालात सामान्य होने का दावा किया है। उधर चीन के बाद अमेरिका ने भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नोबेल सरकार तो बन गई, लेकिन बांग्लादेश पटरी पर कब लौटेगा? हिंसा और कत्लेआम कब बंद होगा? अमन की आस आवाम कब तक करे? जलते बांग्लादेश में बेबस चेहरों से निकलते ये सवाल यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए पहला बड़ा चैलेंज है। भारत के बॉर्डर पर बांग्लादेश से पलायन करने वालों की भीड़ कहां बढ़ने लगी है, यह भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि आज बांग्लादेश के हालात कैसे हैं, उनमें कोई सुधार हुआ या नहीं, अराजकता का आलम क्या है। बांग्लादेश पर सबसे पहले पटियाल महत्वपूर्ण अपडेट देगा। पिछले 24 घंटों में 21 लोग मारे गए हैं और अगर हम पिछले 23 दिनों में मौत का आंकड़ा देखें तो वो बढ़कर 560 हो गया है। बांग्लादेश में 3 महीने के भीतर आम चुनाव हो सकते हैं। पूर्व पीएम खालिदा शेख ने जल्द चुनाव कराने की मांग की है। बांग्लादेश में बैंक से कैश निकलवाने के लिए लिमिट बना दिया गया है। एक अकाउंट से 1 लाख टका से ज्यादा पैसा नहीं निकलेगा। अंतरिम सरकार के चीफ जो बने हैं मोहम्मद यूनुस को लेबर लॉ उल्लंघन के केस में ढाका कोर्ट ने बरी कर दिया है। इन पर कई तरह के मुकदमे शेख हसीना के कार्यकाल में चल रहे थे, उनमें एक मुकदमा यह भी था जिसमें उनको बरी कर दिया गया। बांग्लादेश में भारतीय वीजा सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश से पलायन को देखते हुए भारत ने ओडिशा में 480 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है।
चीन ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की वजह महंगाई और आर्थिक मंदी को बताया है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अब भी कितना तनाव है, लोग क्यों दहशत में हैं, इस सत्य के परीक्षण के लिए अब पटियाल आपको एक वीडियो दिखाएगा। राजधानी ढाका में आग की ये लपटें उस मकान से निकल रही हैं जिसमें सेना के रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली रहते थे। दंगाइयों ने मेजर के घर को आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने घर को फूंकने से पहले जमकर लूटपाट भी की। बताया यह जा रहा है कि मेजर मोहम्मद अली शेख हसीना के करीबी थे, इसीलिए कट्टरपंथियों ने उन्हें हसीना की वफादारी की यह सजा दी। बांग्लादेश में गदर मचा हुआ है। शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद भी हालात बदल नहीं रहे हैं। जगह जगह पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरे बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। 5 अगस्त को तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश सेना ने अपना कंट्रोल जमा लिया था पूरे देश में, लेकिन उपद्रवियों को अभी तक रोका नहीं जा सका है। हिंसा वो लगातार कर रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर सहारे की उम्मीद में भीड़ बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में बांग्लादेश की तरफ से 1200 लोगों ने भारत में घुसने की कोशिश की, यानी घुसपैठ की कोशिश हुई। बीएसएफ ने कैसे इस घुसपैठ को रोका, अब इसके प्रमाण के लिए पटियाल आपको एक वीडियो दिखाएगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर लोगों का हजूम है। ये सब भारत आना चाहते हैं क्योंकि बांग्लादेश में इसकी जान को खतरा लग रहा है। इसीलिए बीएसएफ के जवान चौकन्ने हैं ताकि कोई भी बिना इजाजत के भारत की सीमा में घुस ना पाए। बांग्लादेश से आए कुछ लोगों ने खेतों के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, लेकिन बीएसएफ ने इसे नाकाम कर दिया। बांग्लादेश में घुसपैठ को रोकना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? इसके लिए आपको भारत बांग्लादेश बॉर्डर को समझना होगा। पटियाल ने इसका भी इंतजाम किया है। भारत बांग्लादेश के साथ तकरीबन 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 77% जमीनी सरहद है, जबकि 23% बॉर्डर जो है वो नदी और तटों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच 62 लैंड कस्टम स्टेशन हैं और नागरिकों के एंट्री और एग्जिट के लिए 38 चौकियां अलग से बनी हुई हैं। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद परेशानी क्यों है? अब पटियाल से यह भी जान लीजिए। असल में 4096 किलोमीटर के बॉर्डर में से 3180 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग है, जबकि 917 किलोमीटर का बॉर्डर अब भी खुला हुआ है। यहीं से घुसपैठ को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। बांग्लादेश में भारत आने का एक और रास्ता है और वो है मेडिकल टूरिज्म। तख्तापलट से पहले बांग्लादेश के जिन लोगों ने भारत में इलाज करवाने के लिए वीजा लिया था, बसों में भर भर कर वो बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। अब पटियाल आपको बिहार के किशनगंज लेकर चलेगा। किशनगंज के इस लामपुर में बांग्लादेश की सीमा एकदम साथ सटी हुई है। यहां अचानक भारी संख्या में बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं। बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में दाखिल होने की कोशिश भी की। जिनके पास वीजा नहीं है वो भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना और पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा का घेरा टूट सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि दोनों मुल्कों की सरहद के बीच नदी थी, जिसकी वजह से भीड़ भारत में दाखिल नहीं हो पाई। फिलहाल बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अब पटियाल आपको भारत बांग्लादेश के पेट्रापोल इंटरनेशनल बॉर्डर 24 परगना लेकर चलेगा। बॉर्डर पर हालात कैसे हैं, बांग्लादेश में लोगों को इलाज और दवाइयों से कैसे दिक्कत आ रही है, वहां पर इसकी किल्लत हो गई है, बॉर्डर पर आ रहे लोग तकलीफ खुद बता रहे हैं। एबीपी नेटवर्क के संवाददाता सुकांता मुखर्जी ने इनसे बात की है, आप भी सुनिए। बांग्लादेश रोड ट्रैफिक कॉर्पोरेशन का जो बस है जो बांग्लादेश से डायरेक्टली इंडिया के बॉर्डर पे घुस चुकी है, और ये 40 पैसेंजर का जो वीजा है वो सभी मेडिकल के वीजा के लिए वो लोग अप्लाई किए थे और सभी को पास कर दिया गया है इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से। मेडिकल वीजा के लिए आया? मेडिकल वीजा के लिए, दवाई के लिए थोड़ा दिक्कत होता और दुकान पर सब बंद था, आप लोगों को मालूम होगा। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं उनकी तुलना 1971 की जंग के वक्त से की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश का शरणार्थी संकट भारत के दरवाजे पर खड़ा है। 1971 में भी बांग्लादेश के लोगों ने भारत में शरण ली थी। उस वक्त
कितने शरणार्थी भारत आए थे और उनको कहां-कहां रखा गया था, अब इसकी जानकारी पटियाल आपको देगा। दिसंबर 1971 में करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। इनमें से 68 लाख शरणार्थी कैंपों में रहे थे, जबकि 31 लाख मेजबान परिवारों के साथ रहे थे। अगर अंतरिम सरकार बांग्लादेश के हालात कंट्रोल में नहीं कर पाई, आगजनी और हिंसा का दौर यूं ही जारी रहा, तो यह शरणार्थी संकट और गहरा सकता है। चिंता केवल इतनी ही नहीं है, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को भी धक्का लगा है। यह एक दूसरी चिंता की बात है। दोनों देशों के बीच पिछले फाइनेंशियल ईयर में 91,613 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट और 15,268 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच 70% व्यापार ट्रकों के जरिए यानी सड़क के रास्ते होता है, जबकि करीब 30% पानी के रास्ते होता है। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया। इससे कारोबार पर कितना बुरा असर पड़ा, बॉर्डर पर आयात और निर्यात के पहिए कितनी बुरी तरह से जाम हैं और व्यापार को रफ्तार कब मिलेगी, ग्राउंड जीरो की हालात अब आपको दिखाता हूं। यह बेनापोल पेट्टापोल लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा 2-3 दिन के लिए हम लोग रुक गया, बांग्लादेश भी रुक दिया। बांग्लादेश बीजीबी इंडियन बीएसएफ हमारा आना जाना बंद कर दिया ड्यू टू सिस्टम क्रिटिकल। ये बहुत गंभीर हो गया परिस्थिति, इसलिए हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर नहीं पाए। एक्सपोर्टर लोग भी ओरिड है, क्या करूँ, हमको सामान जाएगा बांग्लादेश में, पैसा मिलेगा ना मिले। इसके बाद भी हमारा आशा है कल से, और ना ही आज कल से हम सुबह से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। बांग्लादेश में 15 साल राज करने के बाद शेख हसीना के खिलाफ बगावत क्यों हुई? इसकी वजह क्या 30% आरक्षण का कोटा है, या फिर हसीना के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के साथ आवाम से उनकी दूरियों ने बगावत को हवा दी? हसीना पर अपने करीबियों को फायदा देने के भी इल्जाम लगे, तो बांग्लादेश से कितना बजट बाहर निकाला गया और कितना सालाना बजट है, इस पर भी कई संगीन आरोप शेख हसीना पर लगाए जा रहे हैं। अब पटियाल उन आरोपों का परीक्षण करेगा। मेरे परीक्षण का आधार ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की एक रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट यह बताती है कि हसीना सरकार के 15 सालों में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर बांग्लादेश से बाहर भेजे गए। बांग्लादेश की करेंसी टका है, उस हिसाब से यह रकम कितनी बनती है? 17.6 लाख करोड़ टका। भारतीय रुपए के हिसाब से अगर इसको आंका जाए तो ये 12.59 लाख करोड़ रुपए बनती है। आपको सुनकर ताजुब होगा कि बांग्लादेश का मौजूदा सालाना बजट 7.97 लाख करोड़ टका है। इस लिहाज से रिपोर्ट में जो आरोप शेख हसीना के कार्यकाल में पैसा बाहर निकालने के लगे हैं, वो पैसा सालाना बजट से दुगना है। मतलब 15 साल में सालाना बजट से डबल पैसा बांग्लादेश से विदेशों में निकाला गया। अब बड़ा सवाल यह है कि यह पैसा किन देशों में निकाला गया और हसीना के किस किस करीबी पर कितना फायदा लेने का आरोप है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हसीना सरकार ने 17.6 लाख करोड़ टका बैंकों से कर्ज के तौर पर जुटाया, पैसे की बंदरबांट की, अवामी लीग के नेताओं, मनपसंद व्यापारियों, करीबी नौकरशाहों, पुलिस और बैंक के बड़े अधिकारियों में इसे बांटा गया। यह पैसा किस देश में पहुंचा, अब उनके नाम भी जान लीजिए। इस पैसे को पहुंचाने का स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, सऊदी अरब, सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया के देश और यूरोप के कुछ देशों का नाम है कि ये इन देशों में पैसा ट्रांसफर किया गया। अब अवामी लीग के उन नेताओं का नाम जान लीजिए जिन पर ज्यादा फायदा लेने के आरोप लग रहे हैं। पहले हैं बांग्लादेश के पूर्व लैंड मिनिस्टर सैफुज्मा चौधरी। ब्रिटेन में कहते हैं चौधरी के 260 संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज इन्होंने खरीदी हैं और इनकी कीमत कितनी है? 1,888 करोड़ टका। दूसरे शख्स कौन है जिन्हें फायदा मिला? मोहम्मद अब्दुस शोभिन मियां 2018 में सांसद थे और शेख हसीना के स्पेशल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मियां की विदेश में कम से कम 9 प्रॉपर्टीज होने का दावा है और इनकी कीमत 47 करोड़ टका बताई जाती है। इसके अलावा और क्या आरोप लगे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में हम उन तमाम चीजों की पड़ताल कर रहे हैं जिसको लेकर बांग्लादेश और बांग्लादेश में तख्तापलट होने को लेकर
जिस तरह से आगजनी का दौर आया और उसके बाद जैसे लोगों को अपनी जान बचाकर छुपना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है, उन तमाम चीजों पर पब्लिक इंटरेस्ट में आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।